नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी का वेलकम अभिनंदन है। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करूंगा। चयन परीक्षा 2025 में आपकी होने वाली है। इसमें पर्यावरण अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का। इसमें आपके एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर पूरी क्लासेज हम कर रहे हैं। ए टू जेड क्लासेज आपकी हो रही है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज के चैप्टर रहेगा पशु पक्षी मनुष्य के आवास। ये क्लास नंबर आपकी 8 रहने वाली है। इसके पहले भी हमारी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार अभी से लग जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन का, एग्जाम डेट का वो हमें इंतजार नहीं करना है। तैयारी अभी से करेंगे तभी आप क्वालिफाई, क्योंकि ये चयन परीक्षा है। चयन परीक्षा में 115 120 से अंक ऊपर आएगा तभी सिलेक्शन की उम्मीद रखिएगा। टारगेट बड़ा करेंगे तो सक्सेस भी मिलता है, इसलिए टारगेट चलिए पहले कंसेप्ट करें या क्वेश्चन करें, सभी लोग कमेंट बताइए। दोनों चीजें हैं, कंसेप्ट करेंगे और जो अभी तक प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न करेंगे, किस प्रकार से पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ए टू जेड चर्चा करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ये पूरा जो इमेज से लेके पूरा ए टू जेड हम आप सभी के लिए तैयार करके लाए। चलिए, ए टू जेड वही हम आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बेवजह में नहीं पढ़ना है, बेवजह समय हमें नहीं गवाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जानवरों का आवास। जानवरों का आवास निवास स्थान वह स्थान है जहां जीवित चीजें रहती हैं और जीवित रहती हैं। कैसे? जीवित चीजें रहती हो और जीवित रहती हो। और जानवरों की बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, आश्रय और जगह। अगर एग्जाम में आ गया कि इनमें से बताइए जानवरों की बुनियादी जरूरतें कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे एक दे दिया गया पानी, भोजन, आश्रय दे दिया गया। कोई टेबल, कुर्सी, मेज, दरवाजा ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया गया तो वो नहीं होगा आज। अब क्या ज्यादातर निगेटिव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। वे ऐसे निवास स्थान में रहते हैं जहां वे सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को क्या अनुकूलित कर पाते हैं। जानवरों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे स्थलीय जानवर हो गए, ये जानवर जमीन, पेड़ों पर रहते हैं। उदाहरण में जैसे स्तनधारी पक्षी और सरीसृप हो गया शामिल है। इस सभी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से पशु पक्षी है। जलीय जीव जो होते हैं, ये जीव जल या जल के निकाय में रहते हैं। उदाहरण जैसे मछलियां, कीड़े, केकड़े, स्पंज, सांप, ये सारे शामिल होते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। स्थलीय जलीय जीव जो दोनों में रहते हो, वो स्थलीय और जलीय दोनों में रहते हैं, उनको स्थलीय और जलीय जीव कहा जाता है, या उन्हें उभयचर जीव भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयचर, ये दोनों में रहते हैं। जैसे मेढक, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। वायु में रहने वाले जीव जंतु, जी हाँ साथियों, वायु में भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं। पशु पक्षी, पक्षी, कीड़े उन जीवों को उदाहरण है जिससे मुक्त हवा में रहते हैं। पशुओं का वर्गीकरण, जानवर अधिकतर बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो आपके एनिमेलिया या मेटाजोवा जगत वर्ग के आपके इस ग्रुप पर आते हैं। ये तो मोटी चीजें थी, यानी बड़ी चीजें थी जो आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे थी। अब बात आती है नोट करने लायक, जो आप सभी लोगों को नोट करना और समझना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है। बेफिक्र होकर पढ़िए और सिलेक्शन पाइए, गवर्नमेंट जॉब पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता का सर ऊंचा कीजिए। ठीक है, तो पशुओं का वर्गीकरण अगर बात करते हैं, पहला पॉइंट हो सके तो नोट भी आप लोग कर सकते हैं। पशुओं का वर्गीकरण, जानवर अधिकतर बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जानवर कैसे अधिकतर में आपको देखने को मिलेंगे? बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो एनीमीलिया या मेटाजोवा जगत में आते हैं। एनिमल विथ बैकबोन, ये आपकी बैकबोन दी गई है। एनिमल की बैकबोन ऐसी होती है, और एनिमल विदाउट बैकबोन, ये भी एक कैटेगरी है। जिनके बैकबोन होते हैं वह एनिमल कौन कौन से होंगे, जिनके बैकबोन नहीं होते हैं वो एनिमल कौन कौन से होंगे। यानी बैकबोन जो ये होता है, रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं होती है? ऑक्टोपस। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट से शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण जानते हैं।
पशुओं में वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर। जानवरों को कशेरुका स्तंभ, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसकी उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी और गैर कशेरुकी में वर्गीकृत किया जाता है। कशेरुकी में कौन कौन से आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जैसे रतनधारी, पक्षी, मछली, सरीसृप, ठीक है, उभयचर। उभयचर भी आपके कशेरुकी के ग्रुप में आ जाते हैं। अब दूसरा आता है गैर कशेरुकी। गैर जो कशेरुकी वाले जानवर कौन कौन से आते हैं? बिना रीढ़ की हड्डी वाले को गैर कशेरुकी जानवर बोला जाता है, जैसे कीड़े, केकड़े, घोंगे और तारा मछली। ये सारे क्या है? ये गैर कशेरुकी है, इनके रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें क्या देखना है? पोषण के आधार पर क्या वर्गीकरण किया जाता है। पोषण के आधार पर स्वपोषी जैसे होते हैं वे जीव जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और पानी O2 से जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट आपके हैं। प्लांट्स हो गए, एलेक, जितने भी आपके होते हैं, ये सारे कौन से होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी वे जीव कहलाते हैं जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके CO2 और O2 में जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिक किसको बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर एक आपका इसी में आता है पोषण में विषमपोषी आता है। विषमपोषी वे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा जीवित रहने के लिए पौधे और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपके दिए गए एनिमल, फंगी, ये सारे कौन से? प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे आपके कौन से? विषमपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी, ये आपकी दो कैटेगरी पोषण के आधार पर हो जाती है। अगला जो आपकी कैटेगरी है, जो आप सभी लोगों को ध्यान देना और समझना है, वह कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण दिया गया? कोशिका के आधार पर। एक कोश की जीव, एक ही कोशिका वाले जीव जो सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए उसी एक कोशिका पर निर्भर रहते हैं। जो एक कोश की जीव होगा वह एक कोशिका पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ये तीनों शामिल हैं। और इन जीवों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये आपके जो दिया गया है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, युगलेना, ये सारे हमारे क्या दिए गए? एक कोश की जीव कहलाते हैं। ये कौन से कहला गए? हमारे एक कोश की जीव कहला गए। दूसरा आता बहुकोश की जीव। वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका होती है। एक से अधिक कोशिका हो, सभी प्रकार के जानवर, भूमि वाले पौधे, अधिकांश कवक बहुकोश की होते हैं। जैसे ये आपके दिए ऑक्टोपस हो गया, और कौन सा है? पेट्रोमाइजम। पेट्रोमाइजन की बात करेंगे, ये हमारे के बहुकोश की जीव के आधार पर आ जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं प्रजनन के आधार। प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं? प्रजनन के आधार में सजीव जंतु आते हैं। प्रजनन में के आधार पर सजीव जंतु आते हैं। वे जानवर जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, युग्मनज मादा के शरीर के अंदर बच्चों के रूप में विकसित होते हैं, जिससे उचित भ्रूण देखभाल और सुरक्षा के कारण जीवित रहते हैं या जीवित रहने की संभावना अधिक होती, सजीव जंतु कहलाते हैं। जैसे आपकी व्हेल हो गई, डॉल्फिन, कुत्ते, बिल्लियां, मनुष्य, ये सारे क्या करते हैं? प्रजनन के आधार पर आते हैं, क्योंकि ये ऐसे जानवर होते हैं जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। युग्मनज मादा के शरीर के अंदर बच्चे के रूप में विकसित होता है। किसका? व्हेल, डॉल्फिन, कुत्ते, बिल्ली और मनुष्य आ जाते हैं। ये आपके दिए गए, गाय हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया। दूसरा आता है अंडजर जंतु। वे जंतु जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, जिनमें से बच्चे ऊष्मायन की अवधि के बाद निकलते हैं। कैसे? ऊष्मायन की अवधि के बाद निकलते हैं और बच्चों के बचने की संभावना कम होती है।
जो उस मायन के बाद निकलते हैं उन बच्चों को बचने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अंडे जो होते हैं वह खुले वातावरण में दिए जाते हैं। जैसे मछलियां और उभयचर जो प्राणी होते हैं, मछलियां, तितली, मेढक, ये क्या हो जाते हैं, ये अंडजोर जंतु कहलाते हैं। और इनमें बच्चों की जो बच्चों की बचने की संभावना इनमें कम होती है। बहुत से अंडे देते हैं और सभी अंडे से बच्चे जीवित नहीं रह पाते, कुछ ही में जो है जीवित रह पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आगे फिर क्वेश्चन भी करेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते, रिपीट हो सकते हैं। अगला आवास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आवास के आधार में आते हैं आपके स्थलीय जानवर आते हैं। वे जानवर जो मुख्य रूप से पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं। स्थलीय आवास जैसे जंगल, घास का मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान शामिल है। जैसे भालू, बिल्ली, कुत्ते, हिरण, चींटियां, घोंघे, ये सारे क्या है, आवास के आधार पर हो जाते हैं। ठीक है, और जलीय जीव वे जीव जो केवल पानी में ही रहते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस, ठीक है, पानी में रहें। और मीठे, इनमें क्या, मीठे पानी के आवाज जैसे नदियां, नाले, झीलें, तालाब, साथ ही समुद्री आवाज जैसे खारे पानी के दलदल, मुहाना, खड़िया, खुला समुद्र शामिल होता है, जिसमें मछली, ऑक्टोपस, झींगा मछली, समुद्री घोड़े, ये सारी चीजें शामिल होती है। एक तरफ स्थलीय और एक तरफ आपका जलीय दिया गया है। ठीक है, दोनों समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका। अब जो बात करेंगे, एक आता है उभयचर। उभयचर जानवर वे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उनकी त्वचा कैसी होती है? अब उभयचर जानवरों की त्वचा कैसी होती है? उभयचर जानवरों की त्वचा नम होती है, चिपचिपी होती है, मुलायम होती है, और वे अपने शरीर को सूखने से बचाने के लिए मुख्य रूप से नम जगहों या पानी के नजदीक रहते हैं। उभयचर के लिए सबसे ज्यादा जो है दिक्कतों की बात करेंगे, रेगिस्तान। रेगिस्तान पशु जगत अपने शरीर को सूखने से बचाने के लिए मुख्य रूप से नम जगहों या पानी के नजदीकी रहती है। कौन से? आपके रेगिस्तान वाले पशु जगत जो कहलाते हैं। उभयचरों के लिए रेगिस्तान उपयुक्त आवास नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पानी या अपनी त्वचा को नम रखने और अपने बच्चों को विकास के लिए पानी की जरूरत होती है, जो रेगिस्तानी के इलाकों में पानी की उतनी मात्रा कम होती है या बहुत ही कम होती है, जैसे मेढक, टोड और सैलामेंडर। ठीक है ना। अब आता वृक्षवासी जानवर। वृक्षवासी मतलब वो कहलाते हैं जो वृक्षों पे रहते हैं। वे जानवर जो मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं। वे पेड़ों के छतरी में खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, जैसे गिलहरी, गिरगिट, बंदर, विभिन्न कृंतक और तोते ये शामिल होते हैं। ये वृक्षवासी जानवर कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला है छठवां आपका जो है वो शरीर के तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है तापमान के आधार पर, उसके आधार पर भी जानवरों को वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है गर्म रक्त वाले जानवर। वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे स्तनधारी और पक्षी शामिल होते हैं। स्तनधारी पक्षी क्या करते हैं? दोनों गर्म रक्त वाले होते हैं, क्योंकि यह तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, ठंडे खून वाले। वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण सरीसृप, मछलियां, उभयचर, कीड़े। ये क्या है? ये ऐसे जानवर हैं जो अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। मेढक, मछली, छिपकली, ठीक है, ये क्या करते हैं? नहीं करते। और ये जानवर क्या करते हैं? हाइबरनेशन, सर्दियों की नींद, और एस्टिवेशन, गर्मियों की नींद भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वार्म और कोल्ड दोनों एनिमल्स की बात हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आपके खान पान के आदतों के अनुसार। जो जितने भी आपके क्या हैं जानवर होते हैं, खान पान यानी कि उनके भोजन के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है। तो भोजन के आधार पर भी हम देख लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं समझने के लिए, देखने के लिए और सुनने के लिए? चलिए देख लेते हैं। खान पान में पहले आता मांसाहारी। वे जानवर जो दूसरे जानवर या मांस खाते हैं, उदाहरण में से शेर, बाघ, शार्क, भेल, चील, गिद्ध, ये शामिल होते हैं।
उनके सामने के दांत तीखे, नुकीले, घुमावदार होते हैं। साथ ही उनके मुंह के पीछे मजबूत पीसने वाले भी दांत होते हैं, जिसे हम डांट बोलते हैं। डांट क्या करते हैं? पीसते हैं। और काटने वाले नुकीले आंगे होते हैं। शाकाहारी वे जानवर जो पौधे और पत्तेदार पदार्थों पर भोजन करते हैं। उदाहरण के तौर पे हाथी, गाय, खरगोश ये शामिल होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारियों के पास पत्ते तोड़ने और काटने के लिए तीखे, सपाट और चौड़े सामने के दांत होते हैं। साथ ही भोजन चबाने के लिए मजबूत और सपाट पिछले दांत ये भी होते हैं, भोजन को चबाने के लिए। तो ये आपके कहला गए शाकाहारी, एनिमल मीट्स। और ये भालू दोनों खाता है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों कहला जाता है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों को क्या बोला जाता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी वे जानवर जो जानवर और पौधे और मांस दोनों खाते हैं। वे जानवर जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मुर्गियां, मैना, भालू, ये सर्वाहारी में आते हैं। और अगला है अपघटक। वे जीव जो मृत और सड़े हुए जीवों को विघटित करते हैं। अपघटक मिट्टी की ह्यूमस परत बनाने में भी मदद करते हैं। वे प्रकृति में विषम पोषी होते हैं। अपघटक का एक उदाहरण जैसे गिद्ध, जो एक बड़ा पक्षी है जो मृत जानवरों का मांस खाता है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो मिट्टी की ह्यूमस परत बनाने में मदद करता है? ये प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा जानवर है जो मिट्टी की ह्यूमस परत बनाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ करेंगे। अब इन प्रश्नों को सभी को समझना है और प्रश्न करना है। प्रश्न आ चुका है सभी लोगों के सामने। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न क्या है। कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? ये सी टेट, यूपी टेट, ये और रीट एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न। कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? कोयल, कौवा, गौरैया या दर्जी चिड़िया? ऊंची डाल पर बनाने वाला घोंसला, पक्षी का नाम बताइए सभी लोग। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और सरल सा प्रश्न का जवाब सभी को सरल तरीके से देना है। कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? चलिए कमेंट देख पा रहे हैं सभी लोगों को। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कौवा। कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी सबसे ऊंची डाल की जो पेड़ होती है वहां पे अपना घोंसला बनाता है। और कबूतर भी एक होता है, सनबर्ड, टेलर बर्ड, बारबेट, जो पेड़ के तने में छेद करके बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बारबेट। तने में छेद करके जो घोंसला बनाते हैं, तो घोंसला वाला अक्सर पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी जो अपना अंडे देने के लिए और अंडे को सेने के लिए, यानी जो अंडे को क्या देते हैं, अपना जो एक सेना बोला जाता है। सेना इसलिए बोला जाता है और मतलब सेक सकना, सेना या सेक सकना होता है। अंडे को अपने जो अंडे देंगे बच्चों के लिए, उन अंडे को सुरक्षित रखने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, ताकि उस घोंसले में अंडे को रख सके, उनको बराबर अपने तापमान से क्या कर सके? सेक सके, अपने तापमान से सेक सके। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कौवा, कोयल, गौरैया, कलचरी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आप सभी लोग जानते होंगे। ये सी टेट, एमपी टेट और रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल। कोयल एक ऐसी पक्षी होती है, क्योंकि कौवे का कलर मिलान पूरा होता है, तो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा समझ नहीं पाता कि कौन मेरा बच्चा है कौन वो है। काले छोटे होते, जब वो उनकी आवाज निकलती है, आवाज से ही पता चलती है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो कोयल आवाज भी जितनी मधुर है उतनी चतुर भी है पक्षी। चतुर अगर पक्षी पूछा जाए तो कोयल करिएगा। कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता हो? ये सीटेट में आया हुआ था। ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता हो। कौवा, गौरैया, कोयल, सभी लोग बताइए। अलमारी के पीछे जो घोंसला बनाए वे कौन सी पक्षी होगी? कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? चलिए, आपका जवाब आ चुका है, क्योंकि कौवा का हम बता चुके हैं ऑलरेडी, कोयल का भी बता चुके हैं, बचता है गौरैया। तो गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस, फौक्ता, बाज, कबूतर, गौरैया। 4 में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। ये सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस कांटों के बीच बनाता है? कैक्टस जो कांटे नुकीलेदार होते हैं, तो कैक्टस का अगर पूछा जाता है तो फाख्ता पक्षी की बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान में, पहाड़ों में, पेड़ में, छत में। तो जो भी पुराने मकान होते हैं, जो जंजर छोड़ देते हैं मकानों को, पुराने मकान पे ही कबूतर अपना घोंसला बनाता है या मकानों पर बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, मकान शब्द कबूतर के घोंसले से जुड़ा हुआ होता है, कबूतर के रहने का अड्डा होता है। किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? गौरैया, कौवा, कोयल, कलचिड़ी। तो गौरैया, कौवा, कोयल तीनों पढ़ लिया, अब बचता है कलचिड़ी। क्या वह पक्षी कलचिड़ी है? सभी लोग बताइएगा। किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? सभी लोग बताइए, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। ठीक है, तो लाल सभी लोग समझ गए होंगे। कमेंट आपने कर दिया, मैं देख पा रहा हूँ कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। गौरैया। और गौरैया का वजन 15 से 20 ग्राम के आसपास होता है, बहुत ज्यादा, सबसे छोटी चिड़िया कहलाती है। और 12 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा आप सभी का अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कन्नौज, आगरा, कानपुर, लखनऊ। इत्र के लिए, इत्र के लिए कौन सा आपका जिला क्या है, प्रसिद्ध है? सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक।
इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा, कन्नौज जिला हो जाए। और इस क्लास का अगला प्रश्न है, पेड़ के तने पर छेद करके कौन सा पक्षी अंडे देता है? बसंत गौरी, कबूतर, गौरैया या शकरखोरा? पेड़ के तने पर छेद करता है और छेद करने के बाद उस छेद में फिर अंडे देता है, ये पक्षी कौन सा है? इसका जवाब आप सभी को देना है, क्योंकि ये आप सभी के लिए संभावित प्रश्न है, इसलिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। चयन परीक्षा का सभी का सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि एवीएस का अलग रहेगा, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी का अलग अलग रहेगा प्लेलिस्ट, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से आपने जाना, समझा और अच्छे तरीके से समझा होगा। और इसके बाद इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज लाएंगे, 30 या 50 क्वेश्चंस लाएंगे जो ए टू जेड आपके लिए संभावित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।